हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कलाम कोचिंग द्वारा लिए गए L2 साइंस मैथ पेपर 02 फाइनल टेस्ट की सॉल्यूशन की बात करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ऐसी कितनी दो अंकों की संख्याएं हैं जिनके वर्ग का इकाइकांक 8 होता है। हमें पता है दो अंकों की संख्या हो उनके इकाइकांक क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इकाई के अंक होंगे और इनका वर्ग करने के बाद में 0 का कितना बनेगा 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 इकाई के अंक, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1 और 9 का 1। तो किसी भी संख्या का इकाइकांक चाहे 2 अंकों की हो, चाहे 3 अंकों की हो, चाहे 1 अंक की हो, इनका इकाइकांक 8 नहीं बनने वाला है। तो ऐसी संख्या कितनी होगी, कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी। एथेनॉल के निर्जलीकरण से एथीन प्राप्त होता है। एथेनॉल के निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होता है, एथीन प्राप्त होता है। तो ये होगा सांद्र H2SO4 और 443 केल्विन ताप पर। अब क्या पूछा हमें पूछा है भाजक दे रखा है x+2, भागफल दे रखा है 4x-5, शेषफल 12 दे रहा है, तो भाज्य कितना होगा। हमें पता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है शेषफल। भाजक कितना है, भाजक अपने पास x+2, भागफल 4x-5 प्लस शेषफल कितना है 12। अब देखो x को 4x से गुणा करेंगे तो 4x² सारे ऑप्शनों में आ रहा है, सारे ऑप्शन में 4x² आ रहा है। फिर x को गुणा करेंगे 5x से तो माइनस का 5x, फिर 2 को 4x से गुणा करेंगे तो प्लस के 8x। तो x का गुणा कितना हो गया है, माइनस के 5 और प्लस का 8, तो प्लस का 3, तो माइनस का 3 नहीं होने का है, प्लस का 3 होना है, 5x भी नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर या तो 2 होगा या 4 होगा। बाद में देखो 2 को गुणा करेंगे 5 से कितना आएगा 10 माइनस का, और प्लस में 12 है तो कितना होगा प्लस में 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, 2 के सिवा कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, टूथपेस्ट या च्युइंगम में प्रयुक्त रसायन होता है। टूथपेस्ट व च्युइंगम में जो होता है रसायन होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जबकि CaO को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, जबकि इसको क्या बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट ½ को इसको बोलते हैं प्लास्ट ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं प्लास्ट ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन दिया गया AOD एक समद्विभाजक OE। AOD कौन का समद्विभाजक कौन है, OE है। तो अक्ष तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ये समद्विभाजक है, इसका मतलब इस कोण को 2 समान भागों में बांटेगा, इस कोण को 2 समान भागों, इस कोण को 2 समान, तो इस कोण को 2 समान भागों में बांटेगा कौन, OE रेखाखंड। तो ये अक्ष है तो ये भी कितना हो जाएगा अक्ष। अब देखो हमें y का मान हमें पता है, ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा के एक ओर बने कोण सरलरेखी कोण युग्म बनाते हैं, सरलरेखी के कोण युग्म बनाते हैं। तो देखो ये 132 हो गए, तो ये कितना बचा 48, और 48 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होने का है। अब देखो अक्ष का मान भी अगर हम ज्ञात कर सकते हैं ऑप्शन से, हमें ये बाकी के सारे ऑप्शनों को अलग कर दिया तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। अक्ष का मान भी ज्ञात सकते हैं। ये हमारे पास अक्ष है, ये भी अक्ष है, देखो ये अक्ष है, तो अक्ष से प्लस 48 बराबर 180। रेखा के एक ही रूप बने कोणों का योग कितना होता है 180। तो 2x बराबर 180 माइनस 48,
टू एक्स बराबर कितना आ जाएगा 132। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा 132/2। 132/2 का मतलब 66 डिग्री। कितना मान आने का है 66 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, देखो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा। अगला क्वेश्चन में पूछा है हीलियम और आर्गन की उपस्थिति में ग्रेफाइट के विद्युत आरक से प्राप्त होता है। जो हीलियम और आर्गन की उपस्थिति में ग्रेफाइट का जब हमें विद्युत आरक किया जाता है तो फुलरीन प्राप्त होता है, फुलरीन प्राप्त होता है। हमें पता है फुलरीन में संकरण क्या होता है sp2 संकरण होता है। हीरे में कितना होता है sp3 संकरण होता है। अगला क्वेश्चन 3 अंकों की एक संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग से तो 2 अधिक होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग से 2 अधिक होनी चाहिए और पूर्ण घन से 2 कम होनी चाहिए। ये देखो 627 है, 25 का वर्ग प्लस 2, लेकिन 25 से पूर्ण घन संख्या 25 पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये सॉरी 625 पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला कैंसिल। ये देखो 400 प्लस 2 20 का वर्ग प्लस 2, तो ये बात तो सही है, पहले वाली पीस 2 तो अधिक है लेकिन 400 पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे कैंसिल। ये देखो किसके आसपास 125 के आसपास है, तो देखो 125 से 2 कम, 125 से 2 कम मतलब 125 5 की क्यूब होता है उससे 2 कम, और 11 के स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे तो 123। तो पूर्ण वर्ग से 2 अधिक बात सही है, पूर्ण घन से 2 कम बात सही। तो ऑप्शन नंबर सी, इसके सिवा और कोई ऑप्शन सही होने का नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हमें, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व अक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर एक काले रंग का हो जाता है, और तत्व अक्स तथा इसके काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो हमें एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है, तो भूरे रंग का कौन होता है कॉपर, और कॉपर को जब हमें गर्म किया जाता है, जब इसको हीट किया जाता है तो ये क्या बनाता है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में चेंज होता है। और कॉपर को चमकदार रंग है, रंग वो किस में चेंज हो जाता है काले रंग में, काले रंग में चेंज होता है। इसका ऑप्शन कौन से होने वाला है कॉपर और कॉपर ऑक्साइड यौगिक। अगला क्वेश्चन हमें पूछा है अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण के मूल है, तो इसका मान पूछा है। तो देखो इसका मान ज्ञात करना के लिए देखो इनका लघुत्तम ले लेंगे प्लस बी, तो यहाँ कितना आ जाएगा ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस ए बी। देखो दोनों में से ए कॉमन आ रहा है तो ए कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा अल्फा प्लस ए बीटा, यहाँ कितना बचेगा 2b, कितना हो जाएगा 2b। नीचे देखो ये वाला पद इस पद वाले पद से गुणा होगा तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए अल्फा बी से गुणा होगा तो ए बी अल्फा, बी ए बीटा से गुणा होगा तो ए बी बीटा, बी से गुणा होगा बी स्क्वायर। और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग कितना होता है द्विघात समीकरण में, ये द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस का बी बाई ए, मूलों का गुणनफल कितना सी बाई ए। तो देखो ए अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस का बी बाई ए रख दो, माइनस का बी बाई ए प्लस में 2b ए बट्टे ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी बाई ए। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से देखो ए बी दोनों से ए बी कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं क्या रख दूँ, मैं रख दूँ माइनस का बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये ए से ए कैंसिल, यहाँ माइनस का बी और प्लस में 2b है तो ऊपर कितना बच गया b। तो देखो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए कैंसिल क्योंकि ऊपर b नहीं है, ऑप्शन ये बचे यहाँ b है यहाँ भी b है। अब देखो नीचे ए स्क्वायर तो कितना बचेगा ए सी, कितना बचेगा ए सी, ए से ए कैंसिल, ये b प्लस का है ये b माइनस का, तो माइनस का बी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर ये एक दूसरे से कैंसिल होता है, कितना बचा ए और सी, ऊपर बच गया b नीचे बच गया ए सी। तो ऑप्शन कौन सा सही होने का है चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कोई किसान खेत की
मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? किस परिस्थिति में करेगा? हमें पता है ये कैल्शियम के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट है, और ये किस प्रकृति के होते हैं, इनका नेचर किस प्रकार का होता है? क्षारीय। क्षारीय। तो ये कब यूज करेगा, इनका यूज कब करेगा? जब मिट्टी क्या होगी, मिट्टी क्या होगी, मिट्टी होगी, मिट्टी क्या होगी, मिट्टी होगी अम्लीय, मिट्टी क्या होगी, अम्लीय होगी, तब इन्हें इन क्षारीय पदार्थों का यूज किया जाएगा। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए? अम्लीय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कोण समबहुभुज का आंतरिक कोण नहीं हो सकता? हमें बताइए समबहुभुज के आंतरिक कोण है, हमें पता है समबहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180। आंतरिक और बाह्य कोणों का योग 180। तो आंतरिक कोण में कितना दिया? 135। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45। यहाँ कितना हो जाएगा? 40। यहाँ कितना हो जाएगा? 70। यहाँ कितना हो जाएगा? 20। देखो हमें पता है भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बट्टे बाह्य कोण, बाह्य कोण। अब देखो बाह्य कोण 45 रखेंगे, 360 में पूरा पूरा कटेगा, तो ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण हो सकता है 45 बाह्य कोण हो सकता है, तो 135 आंतरिक कोण भी हो सकता है। 40 का भी बाह्य कोण 40 रखेंगे यहाँ, तो 40 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये भी बाह्य कोण हो सकता है, तो 140 भी आंतरिक कोण हो सकता है। इसी प्रकार 20 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। 70 360 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन है 110 होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा देखो, निम्न में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं। आपको पता है संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। जबकि असंतृप्त होते हैं, असंतृप्त होते हैं, इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 और एक होता है CnH2n। तो देखो 2 का गुणा 4, देखो 2 का n का गुणा 2n, n का दुगुना 2n, तो ये कौन सी असंतृप्त? तो संतृप्त में नहीं आएंगे। देखो 9 दूनी 18 और 2 कम, n का मान 9 गया, 18 और 2 कम, ये भी किस में आएगी? असंतृप्त में। 12 दूनी 24 प्लस 2, 12 दूनी 24, n का मान हो गया 12, 12 दूनी 24 प्लस 2, तो ये किस में आ गया? संतृप्त में। और ये C6H6 ये क्या हो गया? बेंजीन। क्या हो गया? बेंजीन। और बेंजीन क्या होता है? एरोमेटिक यौगिक, असंतृप्त एरोमेटिक यौगिक। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? 0.33 0.66 बराबर 0.222। तो देखो हमें बचा 0.3 बार लिख सकते हैं इंटू 0.6 बार लिख सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है दशमलव के बाद में जितने अंकों पे बार होता है उतने ही बट्टे में हर में कितने आते हैं? उतने ही 9 आते हैं, 6/9। तो देखो जिससे कट रहे हैं उसे काट दो, तो देखो ये 3 ये 2, तो 2/9। अब हमें पता है 2/9 को क्या लिख देंगे हम? अब देखो बट्टे में जितने 9 होंगे तो जस्ट उसका ऊपर वाले का जस्ट उल्टा, तो ऊपर उतनी अंकों पर क्या आएगा? बार आएगा, तो इसको 0.2 बार। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, हमें गलत पूछा है। वर्गमूल 10 वर्गमूल 40, वर्गमूल 40 को क्या लिख देंगे? 4 गुणा 10, और हमें 4 का वर्गमूल पता है कितना होता है? 4 का वर्गमूल 2 और वर्गमूल 10 है। 9 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है? 3 वर्गमूल 10। तो इनको जोड़ेंगे, एक तो ये हो गया, 2 ये हो गए 3 और 3 6, तो ये 6 ही आ रहा, 6 वर्गमूल 10। तो ये भी क्या है? सही है। प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग 10 होता है। प्रथम 3 अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है, बाद में 3 फिर 5, इनका योग कितना? 10। ये भी सही है। 0.9 का वर्गमूल 0.9 का वर्गमूल 0 कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षाएं कहते हैं। विविक्त कक्षाएं कहते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट कैसे कहते हैं। सही बात है। जब इलेक्ट्रॉन इस डिस्क्रीट कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण होता है, उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। तो कौन सा
ऑप्शन सही होने का है। हमें सत्य पूछा, कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें अक्स का मान पूछा है। तो देखो इनका वज्र गुणा कर देंगे, इनका कैंचे गुणा कर देंगे, अक्स और अक्स गुणा होकर कितना बन जाएगा? 2x²। अब 128 का वर्गमूल नहीं जानते तो 128 गुणा 162 दोनों को एक साथ वर्गमूल में लिख लेंगे। हमें पता है वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b क्या होता है? वर्गमूल a गुणा b। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे? 128 को लिख सकते हैं 64 गुणा 2 और 162 को लिख सकते हैं 2 गुणा 181। हमें पता है 64 का वर्गमूल कितना आता है? 8। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। ये देखो 2 गुणा 2 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो x² बराबर कितना आ गया? 8 दूनी 16 और 16 नम्मा 144। अब देखो ऑप्शनों में देख लो किसका वर्ग 144 होता है? तो 12 का वर्ग क्या होता है? 144। अगला क्वेश्चन, केनाल किरणों के प्रयोग किस कण की केनाल किरणों के प्रयोग से किस कण की खोज की गई थी? तो केनाल किरणों के प्रयोग से किनकी खोज की गई थी? तो देखो कैथोड किरण प्रयोग से तो इलेक्ट्रॉन की खोज की और केनाल किरणों के प्रयोग से प्रोटॉन की खोज की। तो इलेक्ट्रॉन कण की खोज कैथोड किरण प्रयोग से हुई, जबकि केनाल किरणों के प्रयोग से किनकी खोज हुई? प्रोटॉन की खोज हुई। अब देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज में कण हमेशा दूसरी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई के दुगुने के बराबर होता है। गलत बात है। कण हमेशा त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। सही बात है। हमारे पास समकोण त्रिभुज हो, कौन सा त्रिभुज हो? समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज में ये कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। और ये इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होता है। अगर ए बी सी त्रिभुज है, अब आधार और लंब किस आधार पर डिसाइड किए जाते हैं? अगर ये वाला, अगर सी कोण मानते हैं तो सी के सामने वाली भुजा लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। शेष भुजा क्या हो जाएगी? आधार होगी। अगर कोण हम ए को मानते हैं, कोण क्या मानते हैं? ए को कोण मानते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और जिसपे कोण बनता है वो क्या, किसका काम करता है? आधार का काम करता है। अगला क्वेश्चन, 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? हमें पता है 1 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। तो 4 मोल का कितना हो जाएगा? 4 से गुणा कर दो। 108 ग्राम। 108 ग्राम। दो अंकों की संख्या और उन संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से इनका योग कितना हो जाता है? 110। तो संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि इनके अंतर कितना है? इनके अंकों का अंतर कितना है? 4। पहले ऑप्शन में अंकों का अंतर कितना है? 8 और 3 में अंतर 5 का, तो ये नहीं होने का। 7 और 3 में अंतर कितने का? 4 का है, तो ये हो सकता है। 8 और ये भी हो सकता है अंतर का 4 का, ये भी अंतर 4 का है। जबकि संख्या और उनको अंकों को पलटने पर देखो, अंकों को पलटेंगे तो 37 बन जाएगा। कितना आ जाएगा? 110। तो ऑप्शन है बी होगा। बी के सिवा कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर है। यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर, तो इससे बनने वाली प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, ये आवर्धनता ज्ञात कीजिए। हमें पता है शेविंग दर्पण कौन सा होता है? शेविंग दर्पण होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। और हमें पता है अवतल दर्पण की आवर्धन, अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? देखो आवर्धन क्या होता है? -का v/u।
अब देखो माइनस का v बटे u, माइनस का u बटे, और सेविंग वाली स्थिति एक ही होती है जब हमें बीम को फोकस और ध्रुव के मध्य रखते हैं, फोकस और ध्रुव के मध्य रखते हैं, तो प्रतिबिंब दर्पण के जस्ट पीछे की तरफ बनता है, मतलब दर्पण के पीछे। तो v का मान क्या होता है, सेविंग वाली स्थिति में v का मान प्लस में होता है, v का मान किस में होता है, प्लस में होता है। और u का मान देखो, u बीम के बाईं ओर स्थित है, दर्पण के बाईं ओर, u का मान कितना हो गया, v का मान प्लस में हो गया और u का मान किस में हो गया, माइनस में हो गया, और बाहर माइनस है, तो आवर्धन किस में आएगा, इस स्थिति में आवर्धन आएगा प्लस में। तो आवर्धन प्लस में किन किन ऑप्शनों में आवर्धन प्लस में है, किन किन ऑप्शनों में आवर्धन प्लस में है, आवर्धन देखो दो ऑप्शनों में आवर्धन क्या है, प्लस में। तो देखो या तो ये होगा उत्तर या ये उत्तर होगा। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। हमें पता है दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये बाईं ओर स्थित होता है, और कितनी दूरी पर रखा है, 20। ये भी बाईं ओर स्थित है, क्योंकि बाईं ओर वाले जितनी भी हैं दर्पण के बाईं ओर स्थित सारी दूरियां ऋणात्मक होती है, 1/v। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 1/v बराबर कितना आ जाएगा, 1/20 माइनस 1/80। अब दोनों के हर को समान बनाने, तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, 4 से, तो ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 1/80, तो 1/v। तो v का मान कितना आ जाएगा, 80/3, और 80/3 का मतलब 26.67। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1 के सिवा कोई नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी संख्या के 35% मिलने के लिए उस संख्या को किससे गुना किया जाना चाहिए। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 7/20, तो किससे गुणा करना चाहिए, 7/20 से। भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा कब प्रारंभ की, तो यह यात्रा प्रारंभ की गई थी 2023 में 2 सितंबर 2023 को प्रारंभ की गई थी। यदि त्रिभुज ABC और PQR में AP/PQ BC/QR बराबर 1/2 है, B और Q कोण बराबर हों और वो भी 60 डिग्री, तो हमें मान पूछा है PR/AC। ये देखो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, हमारे पास दो त्रिभुज हैं ABC, एक त्रिभुज है PQR। देखो B कोण 60 डिग्री है, Q कोण भी कितना है, 60 डिग्री है। अब देखो AB और PQ का अनुपात BC और QR का अनुपात क्या दे रखा है, बराबर। तो देखो इस पहले वाले त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात, दोनों त्रिभुज इन दोनों के भुजाओं का अनुपात और बीच वाला कोण, तो कौन सी कसौटी हो गई, SAS कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गई, दोनों त्रिभुज हो गए समरूप, और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो इसमें भी संगत भुजाएं क्या शेष रह गई, संगत भुजाएं शेष रह गई AC/PR। ये भी कितना आ जाएगा, 1/2। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है इनका जस्ट उल्टा, तो 1/2 का जस्ट उल्टा कितना होगा, 2 के सिवा कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कॉकरोच, केचुआ और खरगोश के उत्सर्जी अंगों का क्रम सही क्रम है। तो हमें पता है केचुए का उत्सर्जी अंग क्या होता है, नेफ्रिडियम। क्या होता है, नेफ्रिडियम। तो 2 पे नेफ्रिडियम, एक ही ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। खरगोश का क्या होता है, खरगोश का होता है वक्रक। क्या होता है, वक्रक। कॉकरोच का क्या होता है, मेलपिदी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होने का, इसके सिवा कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन में पूछा है दोनों विषयों में सबसे अधिक संयुक्त प्रतिशत अंक किसके हैं। तो देखो इसमें 80 है भूगोल में, और इतिहास में कितने, 75। तो टोटल योग कितना हो गया, 155।
यहाँ टोटल योग कितना हो गया, टोटल योग 150। यहाँ टोटल योग कितना हो गया, यहाँ भी टोटल योग हो गया 150। यहाँ टोटल योग कितना हो गया 147। तो सबसे अधिक संयुक्त प्रतिशत अंक किसके अधिक हैं, यू के। किसके हैं, यू के। सभी छात्रों द्वारा इतिहास में प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। इतिहास में कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो इतिहास में देखो इतिहास में अंक प्राप्त किए हैं 75, 63, 80, 72। तो देखो ये सारे जो अंक है वो 70 के आसपास है, तो हम मान लेंगे सारे अंक किन के आसपास है, 70 प्लस। पहले वाला 70 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। दूसरा 70 से 7 कम है, तो 7 कम कर। मैं इसमें मेथड कर रहा हूँ डेविएशन मेथड। अब देखो ये 70 से कितना अधिक है, 10 अधिक है, 10 जोड़ दो। ये 70 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। बट्टे कितने छात्र हैं, टोटल छात्र हैं 4 का भाग दे दो। तो देखो 5 + 15 17, तो कितना आ जाएगा 70 + 10/4। 10/4 का मतलब 2.5, 2.5 और 70 पहले से, तो 72.5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 72.5। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है। यदि इनका आयतन 3072 घन मीटर है तो इनकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इनको पहले ये अनुपातों में दिए गए, इनको संख्याओं में चयन करने के लिए 66 से गुणा करो। 3x 2x और x। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये कितना दिया हुआ है, 3072। तो 3x गुणा 2x गुणा x बराबर 3072। तो देखो x की क्यूब बराबर 3 दूनी 6 का भाग दे दो इसमें। 6 पंजो 30, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब किसका घन 512 होता है, तो ये पता होना चाहिए किसका घन 512 होता है, 8 का घन 512। हमें अब क्या पूछा है, चौड़ाई पूछी है। चौड़ाई कितनी है, 2x है, 2 गुणा 8 कितनी हो जाएगी, 16 मीटर। कितनी हो जाएगी, 16 मीटर। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, हमें स्थिर विद्युत की पढ़ते हैं, उसमें स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करेगा, स्थिर आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश है, कौन सा आवेश, गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़ लगाते उसने कुल अंकों का कितना प्रतिशत बनाया। कुल कितने रन ने, 110। विकेटों के बीच दौड़ते हुए कितने अंक प्राप्त किए, तो हमने छक्के चौके से जो रन बनाए उनको घटा दो। तो देखो 8 छक्के मारे तो कितने रन हो गए, एक छक्के के 6 रन, तो 8 छक्कों के 8 छक्के 48। चौके कितने मारे, 3, तो एक चौके के 4 रन है, एक चौके के 4 रन, 3 चौके के 12 रन, टोटल कितने रन हो गए, 60 रन चौकों छक्कों से मारे, तो शेष कितने बच गए, 50 अंक, 50। तो हमें पूछा है कि कितने रन, तो 50 रन, टोटल रनों में से 50 रन उसने विकेटों के बीच दौड़कर पूरे किए। प्रतिशत निकालने के 100 से गुणा कर दो। अब देखो एक बिंदु से एक बिंदु कटेगा, हमें पता है 1/11 कितना होता है, 5 सही 1/11 होता है, सॉरी 9 सही 1/11 होता है। ये 5/11 पूछा तो 5 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 45 सही 5/11। अगला, धारावाहिक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, बात सही है। धारा के परिणाम पर निर्भर करती है, बात सही है। क्रोड के पदार्थ की प्रकृति क्या है, किस नेचर का, इस पर डिपेंड करती है, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सारे सत्य हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, x² = y + z, y² = x + z, z² = x + y हो तो 1/x + 1 + 1/y + 1 1/z + 1 का मान क्या होगा। तो हमें पता है, देखो हमें पता है x + 1 बनाना है हमें। तो देखो यहाँ x² आ रहा है, x² में मैं x जोड़ दूंगा दोनों तरफ, तो यहाँ बन जाएगा x + y + z। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x + 1, x + 1 कॉमन आ जाएगा। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, x² बराबर हमें दे रखा है y + z, तो दोनों तरफ x जोड़ देंगे, तो x + y + z।
तो इस यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, अक्स, अक्स कॉमन आते हैं, यहाँ अक्स प्लस 1 बचेगा, तो अक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो गए। तो देखो अक्स प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, अक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर बटे अक्स, तो 1 अपॉन अक्स बराबर कितना आ जाएगा, अक्स बटे अक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसी प्रकार हमें सिमेट्री से क्या लिख देंगे, 1 अपॉन वाई प्लस क्या आएगा, सिमेट्री लिख देंगे। देखो अक्स है तो ऊपर है, वाई है तो ऊपर वाई आ जाएगा, नीचे तीनों का योग आ जाएगा। इसी प्रकार सिमेट्री से हम जेड वाला लिख देंगे, तो तीनों का योग लिखेंगे तो अक्स के ऊपर वाले में अक्स आएगा, वाई के ऊपर वाले में वाई आएगा, जेड के ऊपर वाले में जेड आएगा, और बट्टे में तीनों में कॉमन क्या बनेगा, अक्स प्लस वाई प्लस जेड, अक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये कट के कितना बन जाएगा, 1। तो पहला ऑप्शन है सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन कौन सा अपवर्तन का उदाहरण है, नहीं है, अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। सूर्य का अपने वास्तविक समय से 2 मिनट पहले दिखाई देना, सही बात है, 2 मिनट पहले दिखाई देना, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी दिखाई देना, ये किसका उदाहरण है, अपवर्तन का उदाहरण है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का दिखाई देना, लाल रंग का जब बात आते ही किसकी बात आएगी, प्रकीर्णन की, किसकी बात आएगी, प्रकीर्णन की बात आएगी। तो रंग का दिखाई देना किसकी बात आएगी, प्रकीर्णन। ये किसका उदाहरण नहीं है, अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है, अपवर्तन का उदाहरण है। सूर्य का वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई देना, ये किसका उदाहरण है, अपवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा, m की क्यूब माइनस 4m के गुणनखंड होंगे। अब दोनों में से देखो m की क्यूब माइनस 4m है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ रहा है, तो इसको m कॉमन लेते हैं, m स्क्वायर माइनस 4 बचेगा, और 4 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी m कॉमन आता है, m स्क्वायर माइनस 4 बचा, 4 किसका होता है, स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। इसको हम लिख देंगे, हमें पता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ के लिख दो, एक बार घटा के लिख दो, एक बार जोड़ के लिख दो, एक बार घटा के लिख दो। m स्क्वायर को एक बार जोड़ के लिख दो, एक बार घटा के लिख दो, तो ऑप्शन नंबर है 4। 4 के सिवा कोई नहीं होगा। अगले जीव और उसके श्वसनांग दे रखे हैं, केचुआ और मेंढक में श्वसनांग कौन सा होता है, केचुआ और मेंढक में श्वसन अंग होता है आदर व श्लेष्मी त्वचा। उसी प्रकार मछली, झींगा और सीप में क्या होता है, इनमें होता है गिल्स या क्लोम। मनुष्य, पक्षी और छिपकली में क्या होता है, फुसफुस, क्या होता है, फुसफुस। तिल्ली, टीडा और तिलचट्टा में क्या होता है, श्वास नली और श्वास छिद्र। तो देखो पहले में दूसरा, 2 ऑप्शनों में, दूसरे में पहला, इन 2 ऑप्शनों में है, तीसरे में चौथा, ऑप्शन नंबर 1 के सिवा कोई नहीं होगा। अगला देखो, 3 संख्याओं का योगफल 51 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:5 है। पहली संख्या का तीसरी संख्या के साथ अनुपात कितना है, 1:2 है। अब देखो ये पहली संख्या है, दोनों में आ रही है, तो दोनों में अनुपात क्या होना चाहिए, समान बनाने के लिए इसको किससे गुणा कर दूं, 4 से गुणा कर दूं, तो ये अनुपात कितना बन जाएगा, 4:8। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5:8। अनुपातों में इनका योग कितना हो गया, 4, 5, 9, 9 और 8 17। तो 17 इकाई किसके बराबर होगी, 51 के। तो 1 इकाई किसके बराबर हो जाएगी, 3 के। तो संख्याएं कैसे आ जाएंगी, 3 से गुणा कर दो, 12, 15 और 3 से गुणा कर देंगे तो 24। संख्या क्या आ जाएंगी, 12, 15 और 24। इनका गुणनफल ज्ञात करना है। देखो गुणनफल करने की आवश्यकता नहीं है। देखो इसके इकाई का अंक 2 को इसके इकाई का अंक 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 10। 10 का मतलब इकाई का अंक 0 इन ऑप्शनों में नहीं है, तो पहले ऑप्शन में, तो पहले ऑप्शन के अलावा कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोगाणु जनित रोग प्रभावित अंग का गलत समुच्चय का चयन कीजिए। चिकनगुनिया विषाणु के कारण कौन सा होता है, चिकन पॉक्स होता है। सही बात है,
श्वसन मार्ग व त्वचा, श्वसन मार्ग व त्वचा प्रभावित होती है, सही बात है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस टीबी होती है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो जाता है, बात सही है। टीबी में क्या प्रभाव पड़ता है? फेफड़ों पर प्रभाव पड़ता है। हेमेटाइटिस विषाणु के कारण हेमेटाइटिस ए होता है, ये बात सही है। प्रभावित अंग अमावस्या होता है, ये बात गलत है, अमावस्या नहीं होता। प्रभावित अंग होता है यकृत। क्या होता है? यकृत, यकृत प्रभावित होता है। तो ये ऑप्शन है, हमें गलत कथन पूछा तो ऑप्शन नंबर है 3 सही होगा। विब्रियो कैलोरी कोलेरा, कोलेरा जनित रोग कौन सा है? कोलेरा। और आंत प्रभावित होती है, ये बात भी सही है। तो ये बाकी के ऑप्शन है, इनको भी याद कर लेना है, ये भी इनको भी कंटेस्ट करना हमें। देखो एक परीक्षा, एक से हमें पास से एक जोड़े को फेंकते हैं, ऐसी संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी जिनमें कम से कम योग 7 और 3 का गुणज हो। कम से कम योग कितना हो? 7। अब कम से कम योग 7 का मतलब है 7, 8, 9, 10, 11, 12। लेकिन एक कंडीशन होती है, 3 का गुणज होना चाहिए। तो देखो 7 वाली जो संख्या आएंगी, जो आएंगे देखो 3 और 7, ये 3 के गुणज आएंगे? नहीं आएंगे। 8 वाला आएगा 4 है 4, बाकी के भी आएंगे जैसे 6, 2, ये दोनों पासों प्राप्त अंक 3 का गुणज आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो कौन से? जिनका संख्याओं का योग, जिनमें पासों में संख्याओं का योग 9 बनेगा, 9 बनेगा, 3 का गुणज बनेगा 9, 12 बनेगा, 9 या 12 बनेंगे, वो वाली अनुकूल स्थितियां हमें काम में आने की है। तो देखो इसकी 9 की अनुकूल स्थितियां कितनी होती है? 9 की अनुकूल स्थितियां होती हैं 4, 12 की कितनी होती है? 1, तो टोटल कितनी हो गई? 5। तो कुल अनुकूल स्थितियां हो गई 5 और टोटल स्थितियां कितनी है? 36। तो क्या उत्तर हो जाएगा? 5/36। अगला क्वेश्चन, यकृत का कार्य नहीं है, यकृत का कार्य नहीं, पित्त रस का स्त्रावण करता है, सही बात है। यकृत किसी प्रकार का हार्मोन का स्त्रावण नहीं करता है, पित्त रस का स्त्रावण करता है, सही बात है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण करता है, ये बात सही है। यूरिया का संश्लेषण करता है यकृत, ये बात सही है। वयस्क अवस्था में रुधिर उत्पादन का नहीं, रुधिर उत्पादन का काम कौन करता है? अस्थि मज्जा। कौन करता है? बोन मेरो, अस्थि मज्जा करता है। कौन करता है? वयस्क अवस्था में रुधिर उत्पादन का काम, वयस्क अवस्था में रुधिर उत्पादन का काम अस्थि मज्जा करता है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? y का मान है क्या होगा? अब देखो 3 की घात है, ये भी 3 की घात है। 27 3 की पावर कितनी लिख सकते हैं? 27 को 3 की पावर 3 और ऊपर वर्गमूल लगाओ तो 3 की पावर 3/2। अब देखो आधार दोनों तरफ समान है, आधार दोनों तरफ समान है तो घातें भी क्या हो जाएंगी? घातें भी क्या हो जाएंगी? समान हो जाएगी। देखो आधार दोनों तरफ समान है तो घातें भी क्या हो जाएंगी? 2x - y बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। एक यहाँ भी क्या आ जाएगा? x + y बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो देखो y कैंसिल हो जाएगा, 3x बराबर कितना आ जाएगा? ये 3/2 है, ये भी 3/2, किसके बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर। तो x का मान कितना आ जाएगा? 1। x का मान 1 है तो y का मान कितना आ जाएगा? 1 प्लस दूसरे समीकरण से 1 + y बराबर 3/2, तो y का मान कितना आ जाएगा? 3/2 माइनस से 1, y का मान कितना आ जाएगा? 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में देखो रक्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकाश का तरल संयोजी ऊतक है, बात सही है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, बात सही है। यह हल्का अम्लीय नहीं, रक्त है वो हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। इनकी पीएच कितनी होती है? 4.35 से 5.35 के मध्य नहीं होती। इनकी पीएच, रक्त की पीएच कितनी होती है? 7.4। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? 3 ऑप्शन गलत नहीं है, ए और बी सत्य हैं। हमसे क्या पूछा है? निम्न में से सत्य क्या है? तो ए व बी सत्य होने वाले हैं। आर के पास क्यों के रुपये का दुगुना पर है। तो आर के पास है क्यों के रुपये का दुगुना। हम मान लेते हैं आर के पास R रुपये, क्यू के पास क्यों रुपये, तो आर के पास क्यू का दुगुना है, आर के पास क्यू का दुगुना है। क्यू के पास आर से 4,200 रुपये पाने के बाद
4,000 क्यों आर से 4,200 रुपये पाने के बाद आर के पास क्यों का 1/4, तो आर के पास कितने कम हो जाएंगे, 4,200 कम हो जाएंगे। अब उनके पास क्यू का 1/4 बचता, क्यू का के पास इतने रुपए, इसका 1/4 शेष पर रहता है। अब देखो 4 से गुणा कर दो, 4 आर बराबर 4 को 4,200 से गुणा करेंगे 16,800 आ जाएगा, क्यू प्लस 4,200। अब देखो हमें पता है आर बराबर 2 क्यों है, तो आर बराबर 2 क्यों है, तो आर बराबर 2 क्यों रख दो, माइनस 16,800 क्यू प्लस 400। अब देखो 8 क्यों, ये क्यों इस आगे माइनस में हो जाएगा, 16,800 इस पक्ष में जाके 4,200 में जुड़े तो कितना हो जाएगा 21,000, कितना हो जाएगा 21,000। यहाँ 7 क्यू बच जाएगा, कितना हो जाएगा 21,000। तो क्यू का मान कितना आ जाएगा 3,000, कितना आ जाएगा 3,000। अगले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, देखो अगले क्वेश्चन में पूछा है वसा के विषय में असत्य कथन है। ये ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं, बात सही है। वसा कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक हैं जो जल में विलय वसा जल में विलय नहीं होती है, जल में अविलय होते हैं, जल में अविलय होते हैं। प्रति किलोग्राम ऊर्जा की मात्रा वर्षा में सर्वाधिक होती है, सही बात है। ये ताप नियंत्रण और शरीर के आंतरिक अंगों को बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है, बात सही है। बाह्य आघातों से सुरक्षा करने का काम किसका है, वर्षा का है। तो कौन सा गलत कथन पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, किस वितरण प्रारूप की माध्यिका उसके अधिकतम मूल्य वाले मान में परिवर्तन से प्रभावित रहती है, परिवर्तन से प्रभावित रहती है, परिवर्तन से प्रभावित नहीं रहती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसे 2 समान भागों में विभाजित करती है, यह बात सही है। 2 समान भागों में विभाजित करती है, 2 समान भागों में विभाजित करती है। ये से कम और ये से अधिक का होगा, इनको 2 समान भागों में विभाजित करती है, सही बात है। किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसका 1/4 होता है, नहीं। पूर्ण समरूप वितरण में माध्यिका का मान माध्य से अधिक होता है, नहीं। माध्यिका का मान के क्या होता है, बराबर होता है, तो ये ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 के सिवा कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज, ग्लेक्टेंस, मेनास और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है सेलुलोज की कोशिका भित्ति। वृत्त की त्रिज्या आर, पी क्यू आर एक आर से एक वर्ग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है आर, तो ये क्या हो गया वर्ग का विकीर्ण, तो विकीर्ण कितना हो जाएगा 2r, विकीर्ण कितना हो गया 2r हो गया। इस वर्ग का विकीर्ण 2r है, तो भुजा कितनी हो जाएगी, विकीर्ण में वर्गमूल 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगी भुजा वर्गमूल 2r। अगर वर्गमूल 2r इसकी भुजा आ गई तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2r का स्क्वायर। और देखो ये आधा पूछा, छायांकित भाग जो आधा क्या, ये आधा पूछा 2 का भाग दे दो, वर्गमूल 2 का वर्ग कितना होता है 2, आर का वर्ग r²/2, तो कितना हो जाएगा r²। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अंतःझिलिका तंत्र का भाग नहीं, अंतःझिलिका तंत्र का भाग नहीं है। अंतर्ध्रुवीय जालिका अंतःझिलिका का भाग है, यस। गोल्जिकाय भाग है, यस। लेयनकाय का मतलब लाइसोसोम भाग है, यस। सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अंतर्झिलिका तंत्र का भाग है, नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होने का है, ऑप्शन नंबर 4। मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 का मतलब 3/4 में खरीदता है और उसे 20% अधिक दाम पर बेच देता। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5 और 4 का लैसे कितना होता है 20। इसका मतलब उसका उस टाइम में मूल्य मान लो 20 है, 3/4 में कौन खरीद रहा है, मनोज। 3/4 का मतलब 15 रुपए में मनोज खरीद रहा, और उसके मूल्य कितना है 20 रुपए से 20% अधिक में बेच रहा, तो कितने में बेच रहा है 20% अधिक का मतलब देखो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो कितने में बेच रहा है 1 अधिक 6/5 में बेच रहा है, 6/5 में बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है
24 में। कितने में बेच रहा है? 24 में। तो देखो 15 में खरीदा, 24 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ? 9 का लाभ। 9 का लाभ। 9 का लाभ कितने पे? 15 पे, गुणा 100। तो कितना आ जाएगा? 3 और 5 कितना आ जाएगा? 60%। कितना आ जाएगा? 60%। अगला क्वेश्चन, अंश स्त्रावी ग्रंथि का सही समुच्चय नहीं है। लार ग्रंथियां अंश स्त्रावी ग्रंथि होती है, स्तन ग्रंथियां अंश स्त्रावी ग्रंथियां नहीं होती है। कलश या गोबलेट कोशिकाएं अंतस्त्रावी ग्रंथियां होते हैं। एक सही, तो ये ऑप्शन है, नहीं होगा। सीबीएसईएस ग्रंथि अंश स्त्रावी ग्रंथियां, ये वाली ग्रंथियां नहीं होती हैं। तो देखो लार ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां और गोबलेट कोशिका, कलश कोशिका अंश स्त्रावी ग्रंथियों का समुच्चय होता है। सही बात है, समुच्चय होता है, सही बात है। अगला क्वेश्चन, कुछ आंकड़ों के माध्य और बहुलक दे रखे हैं। हमें माध्य और बहुलक दे रखे हैं, 12 और 3 है। हमें पता है बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 माध्य माइनस 2 माध्यिका। 3 माध्य बराबर है 2 माध्यिका। बहुलक कितना दे रखा है हमारे पास में? दे रखा है 3। माध्य कितना दे रखा है? 12। 2 गुणा 12 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 24। 2 गुणा 12 24 हो जाएगा। 24 इस पक्ष में आगे, तो 3m बराबर 3 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 3m बराबर है 27। तो m का मान कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन अपने कार्य से भिन्न है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निष्कासन को प्रेरित करता है, बात सही है। वेसोप्रेसिन हार्मोन वक्रक नलिकाओं द्वारा जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, सही बात है। पुनः अवशोषण को क्या करता है? बढ़ाता है। थाइमोसिस प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, सही बात है। एस्ट्रोजन नर में, एस्ट्रोजन हार्मोन नर में नहीं पाया जाता है, मादा में पाया जाता है। मादा में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास में ये सहायक है। तो हमें भिन्न पूछा था, तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर है 4। एक वर्गाकार मैदान जिसका पार्श्व 30 मीटर है, समान चौड़ाई वाले मार्ग के अंदर है। ये जो मैदान है मार्ग के क्या है? अंदर की तरफ है। तो ये मान लो ये मैदान है, ये मैदान है, और ये इसके चारों तरफ क्या है? एक मार्ग है। चारों तरफ क्या है? एक मार्ग है। मार्ग, यदि मार्ग का, इस मार्ग का हमें क्षेत्रफल दे रखा है, कितना है? 256 वर्ग मीटर। तो मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मार्ग की चौड़ाई अक्स मान लेते हैं। तो मार्ग का, अगर मार्ग बाहर की तरफ बनता है तो उसके चौड़ाई का सूत्र सीधा होता है 2x। चौड़ाई अगर अक्स हो 2x, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 30 प्लस 30। वर्गाकार मैदान है जिसका पार्श्व है 30 का, 30 प्लस 30 माइनस 2x, प्लस 2x बराबर 256। तो 2x बराबर 60 प्लस 2x बराबर 256। अब देखो इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, द्विघात समीकरण बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन से करेंगे। देखो 14 ऑप्शन लेते हैं, तो देखो 2 गुणा 14 28। 28 को हम किस में जोड़ते हैं? 60 में। कितने बनेंगे? 88। और ये देखो फिर 28 को 88 से गुणा करते हैं, 256 के बराबर आएगा? नहीं। इसी प्रकार ये 14 ही नहीं आ रहा तो 16 वाला भी नहीं होगा। 4 वाला लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 60 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 68। और 68 को किससे गुणा? 2 गुणा 4 कितना? 8 से गुणा करेंगे। 8 चौक 32, ये 300 से ऊपर जा रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? 2। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। 2 लेके देखें, 2 गुणा 2 कितने हो गए? 4। 4 को 60 में जोड़ेंगे 64, और 64 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 256। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? किसी रकम पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, तो उस रकम पर उसी ब्याज की दर से और समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखो 5% है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/20। 1 कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। तो हम देखो प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे? 2 वर्ष का, तो 20 का स्क्वायर मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 400। 400 पर पहले वर्ष का 5% है, तो 5% 1/20 20 हो जाएगा। दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 20। फिर पहले वर्ष के ब्याज पे ब्याज लगेगा 1/20, कितना हो जाएगा? 1। और हमें दे रखा है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है? 2 वर्ष का वास्तव में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? कितना हो गया?
20 20 40 और एक 41, तो 328। 41 का मान किसके बराबर हो गया? 328 के बराबर। तो 1 इकाई का मान 328 बटे 41। हमें अब क्या पूछा है? रकम साधारण ब्याज कितना? तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 20 और 20 40, 40 से क्या कर दो गुणा। तो देखो अंत में 0 आ रहा है, तो अंत में 0 आ, तो एक ही ऑप्शन नंबर 2 में 0, यह सोल्व कर सकते हैं। देखो इसको 8 से गुणा से किससे कट जाएगा? 8 से कट जाएगा। 41 8 328, 41 8 328, फिर 8 को 40 से गुणा करेंगे 320। अगला क्वेश्चन, एक साइकिल सवार वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक समान चाल से चल रहा है। साइकिल सवार की गति होगी, एक वृत्ताकार पथ में के चारों ओर चल रहा है, एक साइकिल सवार एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर चल रहा है, तो उसकी गति क्या होगी? उसकी साइकिल सवार की गति क्या होगी? कंपन गति होगी? नहीं। दोलन गति होगी? नहीं। असमान गति? नहीं। तो समान है वर्तीय गति होगी, क्योंकि एक समान चाल से चल रहा है तो समान वर्तीय गति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 17 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो वस्तु पर लगने वाला बल हमें पता है, F बराबर क्या होता है? ma। क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया? 17, 5 से 17 हो गया बटे 6, तो कितना जाएगा? 12 बटे 6 का मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पहले से 100 किलोग्राम 2 आ गया मीटर प्रति सेकंड, 200 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 200 न्यूटन। अगला क्वेश्चन अपन सामने, एक गोले को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। बड़ा हिस्सा एक शंकु के रूप में डाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। छोटे हिस्से को किस में डाला जाता है? बेलन में डाला, जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या है। शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा हिस्सा कौन सा होगा? देखो हम मान लेते हैं गोले का आयतन कितना है? गोले के आयतन को मान लेते हैं आयतन 1 घन इकाई है, 1 घन इकाई है। तो बड़ा हिस्सा कितना होगा? देखो टोटल हिस्से हो गए 5, तो बड़ा हिस्सा होगा 3/5। 3/5 उसका आयतन कितना मानना? 1 घन इकाई 1, इसका 3/5 ऐसा निकाल लेंगे 1 घन इकाई का। वो उसको किस में ढाल रहे हैं हम? उसको ढाल रहे हैं शंकु में, और शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r व h क्या दे रखा है? बराबर दोनों, तो ये कितना हो जाएगा? इंटू r। तो देखो 3/5 1/3 पाई r क्यूब। छोटे हिस्से को किस में डाल रहे हैं? बेलन में डाल रहे हैं। तो देखो छोटा हिस्सा 2/5 गुणा 1 पाई r स्क्वायर, इसका r स्क्वायर h। अब देखो इसमें क्या दे रखा है? आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है? बराबर है, और जबकि बेलन की ऊंचाई पूछी है तो इसमें कैपिटल R किसके बराबर? h के बराबर। तो ऐसे लिख सकते हैं 2/5 पाई h क्यूब। अब दोनों का हम भाग दे देंगे, 3/5 बटे 2/5, इधर क्या आ जाएगा? 1/3 पाई r क्यूब और पाई h क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये 3 देखो बट्टे में इधर जाके गुणा हो जाएगा, 9/2 r क्यूब बटे h, इसका घन हो जाएगा। ये यहाँ से घन हटेगा तो इधर किस में चला जाएगा? घनमूल में। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। अगर इसको तुम आप टुकड़ों में समझोगे तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पिच ऑफ साउंड का तत्व किस पर निर्भर करता है? डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। हाँ सही बात है। किस पर डिपेंड करता है? आवृत्ति पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? आवृत्ति पर। किस पे डिपेंड करता है? आवृत्ति। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।